नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या मोदी सरकार से डर गई मेटा? केजरीवाल का अकाउंट बैन, गंभीर आरोप की। और राहुल के साथ 2 लाख लोगों की यूपी में कूच से थर्राई सरकार, क्या कर डाला लाल हुई प्रियंका की। वहीं सांसद के भाई को ठोका, 4700 करोड़ फूंक डाले। गडकरी की खुली पोल की और कॉकरोच पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान, बनेगा देशव्यापी मुद्दा। सदमे में बीजेपी फंसे ज्ञानेश कुमार की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, संसद में खड़गे ने रिजिजू को हड़काया, क्या आने को मजबूर हुए शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सही बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उड़ीसा में आदिवासियों से जमीन छीनने का भाजपा पर आरोप। पुलिस बल से 12 गांवों की 950 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रही सरकार, बोले संजय सिंह। राहुल की जनजी से जुड़ने की कोशिश, इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू, कहा आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। अपने इकलौते विधायक के अंतिम दर्शन कर मायावती हुई भावुक, बोली उमाशंकर सिंह ने कभी धोखा नहीं दिया, बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी। सरकार बोली हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का प्लान नहीं, केजरीवाल ने कहा था इससे यात्री सुरक्षा को खतरा है। एविएशन मिनिस्टर बोले गलत बयान ना दे। भागवत आज मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से करेंगे बातचीत, 2000 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। पहले कहा था नई पीढ़ी को आदेश ना दें, बातचीत करें। आशुतोष बोले हार में नरोत्तम कितने जिम्मेदार, जांच समिति तय करेगी। कांग्रेस के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, पूर्व गृह मंत्री से मुलाकात पर कहा यह केवल शिष्टाचार। पंजाब कांग्रेस की लुधियाना मीटिंग में हंगामा, बैंस के इशारे से आंसू समर्थक भड़के। बघेल गो बैक की टी शर्ट लहराई, वर्डिंग बोले आरएसएस के चमचे हैं सब। ब्रिजभूषण बोले मैंने किसी की साड़ी नहीं खींची, धन्यवाद देवियों जो लाक्षण लगाकर फेमस कर दिया। 1000 गाड़ियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना विवाद में सिंधे और उद्धव गुट में जुबानी जंग तेज। संजय राउत बोले कोर्ट में खत्म होगा उनका खेल। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार के बीच आज बातचीत। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। गृह मंत्री गायब, पीएम नहीं आ रहे। छात्र प्रवरता मामले में खरगे का सवाल, सदन में बयान देने में क्या दिक्कत है उनको। हरियाणा में एसआईआर के दौरान 34 लाख नाम कटे, 44 लाख नामों में गलतियां। सुधार का आखिरी मौका है 30 अगस्त तक। अतीक अहमद का 21 साल का बेटा मरा, कार डिवाइडर से टकराई, आखिरी शब्द मुझे बचा लो। जहां से जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। उमर और शर्जील इमाम लंबे समय से जेल में, मैं भी उनमें से एक। रेप केस में 10 साल की सजा मिलने पर बोले तरुण तेजपाल। दिसंबर क्यों, उन्हें अभी आना चाहिए। तारिक रहमान के करीबी ने शेख हसीना को दी खुली चुनौती। पटना यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ ऐसा का प्रदर्शन, एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग। एलएलबी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र हुआ था वायरल। राजपाल यादव के शाहजहांपुर वाले घर पर कुर्की का नोटिस जारी, 34 दिन में लोन नहीं चुकाया तो नीलामी। मां और पत्नी के नाम 16 करोड़ का लोन लिया था। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार से मांगा जवाब, कहा 6 माह में चुनाव कराना ही चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद, नए हथियार अभी बन रहे हैं। सीक्रेट लीक करने वालों को लंबी जेल होगी। सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955 पर बंद। वहीं निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 24,636 पर पहुंचा। बैंकिंग शेयरों में रही खरीदारी, रियल्टी में गिरावट रही। ये तो रही आज की सुर्खियां। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से गायब कर दिया जाए तो क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी माना जाएगा? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और सोशल मीडिया दिग्गज मेटा पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल का दावा है कि भारत में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है ताकि एथेनॉल नीति और पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जा सके। तो क्या है कुछ पूरा ये मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट पे। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेटा से कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल ने अपने अकाउंट स्टेटस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी
शेयर किया है, इसमें अनअवेलेबल इन सम लोकेशंस यानी कुछ स्थानों पर उपलब्ध नहीं का मैसेज दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया, सरकार मेटा पर दबाव डाल रही है कि जो भी व्यक्ति एथेनॉल या पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है उसके अकाउंट को प्रतिबंधित किया जाए। मेटा इस तरह की बदमाशी न करे और मोदी जी के सामने घुटने न टेके। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि मेटा के भारत स्थित ऑफिस में पूछने पर पता चला कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित है और भारत में उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास कई लोगों के मैसेज आए कि उनका अकाउंट भी बैन किया गया है। उन्होंने उन लोगों से भी संपर्क करने की अपील की है। केजरीवाल ने मेटा की ओर से स्पष्टता न होने और कोई जवाब न मिलने को खराब सर्विस बताया। इस मामले पर मेटा की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि जब सत्ता पक्ष के वीडियो पर कार्रवाई होती है तो सरकार तुरंत सख्त हो जाती है और टेक कंपनियां घुटनों पर आ जाती हैं, लेकिन जब वही टेक कंपनियां विपक्षी नेताओं और आम नागरिकों के अकाउंट्स को भारत में बैन या रिस्ट्रिक्ट करती हैं तो सरकार मौन क्यों साधे रहती है। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि जनता और विपक्ष का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शस्त्र है। ऐसे में अगर ग्लोबल टेक कंपनियां कथित तौर पर सरकार के दबाव में आकर विपक्षी नेताओं की डिजिटल पहुंच को सीमित करेंगी तो यह न केवल निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए भी एक बेहद खौफनाक संकेत है। संसद के मानसून सत्र में आज लोकतंत्र की एक बेहद दिलचस्प और तीखी तस्वीर देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज सीधी तकरार हुई। विपक्ष जहां छात्रों के मुद्दे पर अड़ा रहा, वहीं सरकार सधे हुए तरीके से सवालों से बचती नजर आई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी मीटिंग की और संसदीय कार्य मंत्री को कड़े शब्दों में नियमों का पाठ पढ़ाया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए तो सही, लेकिन विपक्ष के सवालों का कोई जवाब दिए बिना ही निकल गए। तो क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज सुबह की शुरुआत ही विपक्ष के कड़े तेवरों के साथ हुई। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के दिग्गजों की एक अहम बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सपा नेताओं ने शिरकत की और सरकार को घेरने की ठोस रणनीति तैयार की गई। इसी रणनीति के तहत विपक्ष ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। सदन के भीतर राज्यसभा का माहौल तब गर्मा गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खड़गे ने सत्ता पक्ष के रवैये की स्वस्थ आलोचना करते हुए रिजिजू को जमकर हड़काया और कहा, क्या अब मुझे किरेन रिजिजू से सीखना पड़ेगा? क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह तय करना मेरा अधिकार है। खड़गे ने सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हुए दिवंगत अरुण जेटली का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है। जवाब में रिजिजू केवल इतना कह पाए कि खड़गे पवन खेड़ा जैसे नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा दोपहर 2 बजे हुआ। विपक्ष कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था। आज बारिश के बीच अपना छाता खुद पकड़े अमित शाह संसद पहुंचे जरूर, लेकिन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिसिया एक्शन पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी शाह आए लेकिन बिना जवाब दिए ही पूरा मामला टल गया। सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार का जिम्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उठाया। उन्होंने संसद में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर राहुल गांधी और खड़गे पर तीखा जुबानी हमला किया। वहीं राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा के प्रदर्शन और रवि किशन के मौन व्रत ने भी आज संसद के गलियारे की सुर्खियां बटोरी। लोकतंत्र में जब विपक्ष देश के युवाओं और प्रतियोगी छात्राओं के मुद्दों पर बात करने की कोशिश करे तो उसे प्रशासनिक हथकंडों से रोकना किसी भी परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति जिस तरह से एन वक्त पर निरस्त कर दी गई, उसने सत्ता पक्ष की नियत और असहमति को स्वीकार करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद राहुल और प्रियंका किस कदर भड़क गए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। प्रयागराज के
कायस्थ पाठशाला केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2025 के एक पुराने आदेश मैदान में जलभराव और स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने का हवाला देते हुए पहले से दी गई अनुमति को अचानक निरस्त कर दिया। विपक्ष ने इस फैसले को विशुद्ध रूप से सत्ता पक्ष के राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीधे सरकार से सवाल करते हुए पूछा, समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन इस कार्यक्रम से आखिर किस बात से डर रहा है। युवाओं और छात्रों से संवाद करने में सरकार को क्या ऐतराज है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर छात्रों के बुनियादी मुद्दे उठाते हुए लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लंबे समय से फीस बढ़ोतरी और सीटों में कटौती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार उनकी समस्याएं सुनने की बजाय उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है और लाठीचार्ज करवा रही है। विरोध दबाने की इन कोशिशों से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं 8 अगस्त को हर हाल में प्रयागराज जाकर छात्रों की आवाज बुलंद करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, वे राहुल गांधी से संसद के अंदर भी डरते हैं और बाहर भी। जब भी राहुल जी छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, सरकार बाधा डालती है। यही छात्रों और विपक्ष की असली ताकत है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, इसे ही तानाशाही कहते हैं। विपक्ष के नेता से सरकार इतनी डरी हुई है कि समाज के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जब सत्ता में बैठे लोग युवाओं की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगे और लोकतंत्र की रखवाली करने वाली संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी भूलकर मूक दर्शक बन जाएं, तब सड़क से बदलाव की नई आवाजें उठनी लाजमी है। रोजगार के वादों और शिक्षा के दावों के बीच आम जनता की असल हकीकत क्या है, इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का अब एक नया जमीनी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सत्ता पक्ष के बड़े बड़े विज्ञापनों और दावों की हवा निकालने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का शंखनाद कर दिया है। आज गुरुवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से उन्होंने ऐलान किया कि सितंबर महीने से पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू किया जाएगा। इस अभियान का सीधा निशाना सत्ता पक्ष की वो नीतियां हैं जिन्होंने देश के युवाओं को हाशिए पर धकेल दिया है। सरकार ने भले ही हर साल करोड़ों रोजगार देने के लुभावने वादे किए हों, लेकिन आज हकीकत यह है कि युवा डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहा है। अभिजीत दीपके इसी बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर सरकार की नाकामी को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज सत्ता के संरक्षण में शिक्षा को मुनाफा कमाने का एक क्रूर धंधा बना दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस ने आम आदमी के कमर तोड़ दी है, जबकि सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सीजेपी इसी महंगी शिक्षा व्यवस्था पर चोट कर बदलाव की मांग करेगी, लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू है हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख, विशेषकर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था जिसे लोकतंत्र का एक निष्पक्ष रेफरी होना चाहिए था, उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। सीजीपी ने कहा है कि जनता का यह विश्वास अकारण नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने और अपनी निष्पक्षता खोने के आरोप लग रहे हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दीपके ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग न्यायपालिका और मीडिया जैसे संस्थाओं की जवाबदेही तय करने और उनमें जनता का खोया हुआ भरोसा वापस लाने के लिए एक भारी जन दबाव की जरूरत है। उनका मानना है कि आज देश को सिर्फ एक नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक ऐसे मजबूत दबाव समूह की जरूरत है जो सरकार और चुनाव आयोग की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके। कुल मिलाकर क्या बोलती पब्लिक अभियान सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के लिए एक साफ संदेश है, लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। जब सिस्टम जवाबदेही से भागने लगे तो पब्लिक खुद सड़क पर उतरकर हिसाब मांगना जानती है। यूपी के नेशनल हाईवे अमेरिका के
के जैसे होंगे, ये वचन मैं आपको देता हूँ। 13 जुलाई 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये बड़ा दावा किया था, लेकिन विडंबना देखिए, महज 18 दिनों के भीतर ही विकास की इस अमेरिकी मॉडल की जमीनी हकीकत सामने आ गई है। यूपी का सबसे महंगा नया एक्सप्रेसवे अपनी शुरुआत के महज 18 दिनों में ही 84 अलग अलग जगहों पर धंस चुका है। 47 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर चलना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत यह है कि लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ आने वाली लेनों पर अब तक 84 जगहों पर पैच वर्क किया जा चुका है। 30 जुलाई को तो गिट्टी से लदा एक ट्रक इस एक्सप्रेसवे पर धंस कर पलट गया। जब NHAI ने उसे 1000 स्क्वायर फीट हिस्से को उखाड़ कर दोबारा बनाया तो महज 12 घंटे के भीतर वहां फिर से 2 इंच चौड़ी दरारें आ गईं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर चलते हुए जमीन दलदल की तरह हिलती हुई महसूस होती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किए गए इस एक्सप्रेसवे पर 50 से 60 की स्पीड में भी गाड़ियों में खतरनाक उछाल आ रहा है। सिविल इंजीनियर्स का स्पष्ट मानना है कि सड़क के बेस यानी फाउंडेशन में मिट्टी बिछाते समय भारी अनियमितता और लापरवाही बरती गई है। अब बात करते हैं जवाबदेही के। इस प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के पास था। इस कंपनी के मालिक सत्ताधारी दल बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई हैं। एक लोकतंत्र में सवाल उठना लाजमी है कि जिस कंपनी को 2024 में रिश्वतखोरी के CBI मामले के चलते ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसका बैन 1 साल में ही कैसे हटा लिया गया और उसे इतना महत्वपूर्ण टेंडर कैसे मिल गया। यह यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे 61 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बना, वहीं इस एक्सप्रेसवे का लागत 75 करोड़ प्रति किलोमीटर पे है। जनता पहले जहां 95 रुपए टोल देती थी, अब वह धंसती हुई सड़क के लिए 275 रुपए वन वे का भारी टोल चुका रही है। हालांकि किरकिरी होने के बाद NHAI ने कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया है, 3 अधिकारियों को हटा दिया है और जांच IIT खड़गपुर को सौंप दी गई है। लेकिन सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ कागजों और भाषणों में अमेरिका के तर्ज पर हाईवे बनाने के दावे काफी नहीं है। जमीन पर ठेकेदारों की जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करना ही असली सुशासन है। देश में जब शीर्ष संवैधानिक पदों पर और राज्य के नेतृत्व में आदिवासी समाज के चेहरे विराजमान हो तो यह उम्मीद बढ़ती है कि अब आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उड़ीसा के सुंदरगढ़ से जो आरोप और जमीनी हकीकत सामने आ रही है, वह सरकार के डबल इंजन विकास मॉडल पर गंभीर और वाजिब सवाल खड़े करती है। आरोप है कि पुलिसिया जोर जबरदस्ती से आदिवासियों की 950 एकड़ जमीन एक बड़े कॉरपोरेट घराने को दी जा रही है। क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा की भाजपा सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों के हनन का बड़ा आरोप लगाया है। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में 5 ग्राम पंचायतों के 12 गांव की करीब 950 एकड़ जमीन बिना पंचायत की सहमति के जबरन अधिग्रहित की जा रही है। यह जमीन डालमिया सीमेंट के विस्तार के लिए दी जा रही है। संजय सिंह ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पेसा एक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासियों की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर पुलिस बल के दम पर जमीनें कब्जाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार के नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाहे बिहार में अडानी को जमीन देने का मामला हो या उड़ीसा का, सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए गरीबों और वंचितों को बेदखल कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने का भी नोटिस दिया है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विडंबना को स्थानीय पीड़ित राकेश रोशन ने उजागर किया। उनका कहना है कि यह बेहद अफसोस की बात है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और खुद सुंदरगढ़ से आने वाले केंद्रीय जनजाति मंत्री तीनों ही आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं। पीड़ितों का दर्द है कि उनके खेतों में खड़ी दालों की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया और 202 फीट गहरे खड्डे खोदकर 27 एकड़ में माइनिंग भी शुरू कर दी गई। CAG और RDC की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि ग्राम सभा ने इसके लिए कोई सहमति नहीं दी थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।